हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और पहले तो मैं आपको जो है धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने इतना सपोर्ट आपका मिला। और ये जो दो वीडियो आए हैं, इसमें जो जैसा आप लोगों को सपोर्ट मिला है और हमने जैसे कोशिश करी है आप लोगों को अच्छे से बताने की, तो इसका बेहतर रिजल्ट मिला है। जैसे मतलब प्रयास किया गया आपको अच्छे से अच्छे समझाने का, और उसके जो रेस्पेक्ट में आप लोगों का एक अच्छा जो है सपोर्ट भी मिला है। और दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइम ये जो घड़ी चल रही है, मतलब ये जो समय है, कोविड-19 का दौर है, जैसा आप मतलब सपोर्ट मिला है तो ये काबिल तारीफ है। और आपका फिर दोबारा से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस डेडिकेशन के साथ मतलब क्लास को मैं ले रहा हूँ, और जिस डेडिकेशन के साथ जो है आप लोग क्लास को जो है एक्सेस कर रहे हैं या ले रहे हैं क्लास, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये हमारी जो मेहनत है वो आने वाले समय में जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी। क्योंकि दोस्तों, इस समय आप हमेशा ध्यान रखो, और थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर देता हूँ थोड़ा सा आपको, कि आप हमेशा ध्यान रखो, इतिहास जो याद रखता है ना, वो उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने विपत्ति में भी अपने लिए रास्ते बना लिए हैं, जिन्होंने जो है मुश्किल दौर में भी अपने लिए अवसर खोजे हैं। तो आप पढ़ते हुए कभी ये मत सोचना कि इस समय, मतलब मैं मानता हूं कि इस समय जो मेंटली जो सबकी जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा जो है अ, थोड़ी सी नेगेटिव है। क्योंकि इस समय सभी के घर परिवार में कोई ना कोई बीमार होता ही है, लगभग है, जैसा माहौल चल रहा है। लेकिन उस दौर में भी आपका डेडिकेशन जो है काबिल तारीफ है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हौसलों को कभी खुद से जुदा ना करना, हौसलों को कभी खुद से जुदा ना करना, हार कर भी कोशिशें कम ना करना, एक दिन आपका होगा ये एतवार करना, उस दिन का सब्र से इंतजार करना। दोस्तों, ये आज की जो हमारी और आपकी मेहनत है, ये कहीं ना कहीं भविष्य में जो है हमें जो है इसका फल मिलने ही वाला है। जैसे आपकी अच्छी तैयारी होगी और वैसे जैसे एग्जाम आएंगे, तो ये जो आप पढ़ रहे हो डेडिकेटेड रूप से, ये जो मुश्किल हालात में आप पढ़ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको फिर दोबारा कि जो हम ये सेशन चला रहे हैं, तो एक साल की करंट अफेयर्स का, पिछले एक ईयर की, और लगभग 1200 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चीज़ की, ओनली एग्जाम फोकस के मन से, कि अगर आप ये क्लास अच्छे से कर लें, पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। माफ़ी चाहूँगा, अभी 2 वीडियो हो चुके हैं और उसकी जो है पीडीएफ अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों की वजह से। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आज आपको जो है कम से कम लास्ट के जो 2 वीडियो हो चुके हैं उनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाए, ठीक है नहीं। अगर आप इसी टाइप से क्लास लेते रहे और पीडीएफ आपके पास उपलब्ध हो जाएगी और उसका बार बार रिवीजन करते रहे क्लास होने के बाद, तो ये मान के चलिए आप कि किसी भी एग्जाम में करंट का क्वेश्चन आपकी नॉलेज से बाहर नहीं जा सकता, अगर आपने उसे अच्छे से रिवाइज किया है तो। और ये ओनली एग्जाम फोकस का मंच जो है आपके साथ आपकी हर मुश्किल घड़ी में जो है ये आपके लिए एक ढाल की तरह खड़ा है। और हमारा प्रयास ये है कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दी जाए, ताकि आप जो है अपने एम को जो है अच्छे से जो है अचीव कर सको, ठीक है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मोटिवेट रहना है, करेज रखना है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जो करेज होता है वो अवसर पहचानता है। और ये जो करेज है, जो साहस है, इस समय जो हमें साहस रखना है, ये साहस जो है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता बना सकता है, ठीक है। तो अब सेशन को शुरू करते हैं। और कल जो हमारा क्वेश्चन जहाँ से हमने डिस्कस किए थे जहाँ तक, उससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की जो क्लास है, देखो आज का क्वेश्चन ये है, कल जहां तक हमने किया था वो हो चुका, उससे आगे की क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपका दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा आपका लखनऊ और चौथा आपका बेंगलुरु। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी जो मेला है
ये आपका आयोजित किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, तो किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये जो है भारतीय या इन भारतीय हॉर्टिकल्चर, मतलब इंडियन हॉर्टिकल्चर जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है नी, तो देखो ये आपका जो है राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है, जो भारतीय हॉर्टिकल्चर जो अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन में हमें दो बातें याद रखनी थी। पहली बात थी आपके पास राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो बेंगलुरु में। दूसरी बात थी किसके द्वारा आयोजित किया है, तो भारतीय जो हॉर्टिकल्चर अनुसंधान केंद्र द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आदि महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? आदि महोत्सव 2021 का आयोजन, पहला ऑप्शन आपका वाराणसी, दूसरा ऑप्शन आपका इंदौर, और तीसरा ऑप्शन आपका दिल्ली, और चौथा ऑप्शन आपका शिलोंग। तो देखो आदि महोत्सव का मतलब जो आदिवासी जो लोग होते हैं, आदिवासी जो जनसंख्या होती है, जो हमारे देश में आदिवासी जो कम्युनिटी है, उसकी संस्कृति और उसकी जो कल्चर है और उसकी जो शिल्प है, इन सबको प्रमोट करने के लिए महोत्सव आयोजित किया जाता है। और 2021 का जो महोत्सव है ये आपका जो है आयोजित किया गया है दिल्ली में। ठीक है नी, कहाँ आयोजित किया है? दिल्ली के जो INA का दिल्ली हाट मैदान है वहां पर ये आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये एक आपके पास मंत्रालय होता है जनजातीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा, और एक संस्था होती है ट्राइफेड। ट्राइफेड एक संस्था होती है के द्वारा। ये क्या काम करती है? जो भी आदिवासी कल्चर होती है या आदिवासी जो इनकी शिल्पी होती है, यानी कि हाथ से बनी हुई कोई भी चीजें होती हैं आदिवासियों के द्वारा, उन्हें ये जो है ये नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्रमोट करता है ट्राइफेड। तो पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना था? क्वेश्चन था आदि महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आदि महोत्सव 2021 का जो आयोजन है वो दिल्ली में किया गया है, और किस मंत्रालय द्वारा? जनजातीय मंत्रालय द्वारा, और किस संस्था द्वारा? ट्राइफेड के द्वारा। ठीक है नी, आपको ये बात याद रखनी है। और इसमें होता क्या है, इसमें आदिवासी जो कम्युनिटी होता है उनके कल्चर को, उनकी शिल्प को, यानी हाथ से उनके द्वारा बनाई गई चीजों को, इन सारी चीजों को प्रमोट किया जाता है कि ताकि उन्हें जो है एक बाजार प्राप्त हो सके और उनकी जो है आजीविका अच्छे से चल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 26वां हुनर हाट, 26वां हुनर हाट किस शहर में आयोजित किया गया है? पहला है न्यू दिल्ली, दूसरा है आपका मुंबई, और तीसरा वाराणसी, चौथा नोएडा। तो देखो 26वां हुनर हाट भी जो है आपका ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। और हुनर हाट किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें क्या होगा? अनुसूचित जाति जो होती हैं, ठीक है नहीं, अनुसूचित जाति जो होती हैं या अल्पसंख्यक जो होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो शिल्प है, उनकी जो कल्चर है, इन सारी चीजों को इसमें जो है प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो सेम जैसे पहला क्वेश्चन था वही है इसमें भी, कि जो अल्पसंख्यक अनुसूचित जातियां हैं और या जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, उनके जो है उनकी कल्चर को, उनके शिल्प को, यानी शिल्प का मतलब होता है हाथ से बनी कोई भी चीज है, इन सारी चीजों को प्रमोट किया जाता है ताकि उन्हें जो है एक मार्केट मिल सके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से
कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखो कल मैंने एक आपको क्वेश्चन कराया था, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के टाइप को समझने की कोशिश करो। एक तो वन लाइनर के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है सुमेलित करने वाला, यानी कि एक दूसरे को मैचिंग करने वाला होता है कि सही, और एक दूसरे को जो है सही से मैच करो, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है या कोई गलत होता है तो हमें बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है नहीं। वो ये कह रहा है कि निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो पहला आपके पास क्या है, अजंता की गुफा। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, तो ये तो सुमेलित है। दूसरा आपका कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में है, ये भी ठीक है। तीसरा आपका जो है सूर्य मंदिर कोणार्क में ओडिशा में, ये भी ठीक है। तो फिर बचा कौन सा आपके पास, गोलकुंडा का किला आंध्र प्रदेश में, ये आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि गोलकुंडा का जो किला है वो आपका हैदराबाद में है, और हैदराबाद जो है वर्तमान में तेलंगाना में आता है, ठीक है। तो देखो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। अजंता की जो गुफाएं हैं, इन पे जो गुफा पे चित्रकारी है वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, गौतम बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। दूसरा है कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में है। तो कालीघाट मंदिर जो है ये पश्चिम बंगाल में जो है हुगली नदी के किनारे है, ये जो है हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, ठीक है नहीं। ये कालीघाट मंदिर की ये विशेषता है दोस्तों कि एक आपने कहानी पढ़ी होगी, जब हम जो है हर हर महादेव या समथिंग कुछ भी देखते हैं तो उसमें एक चीज थी कि जब पार्वती सती हो जाती हैं तो उसके बाद भगवान शंकर जो है उन्हें अपने हाथों में मतलब उठा लेते हैं अपनी गोदी में, और वो जो है उन्हें लेकर चल देते हैं। उन्हें भगवान शंकर जो है एक प्रकार से अपना आपा खो चुके थे, तो ऐसे में जो है भगवान विष्णु ने जो है शंकर जी को उनकी सही दशा में लाने के लिए जो है अपने सुदर्शन चक्र से जो है पार्वती को जो है टुकड़े किए। तो शंकर जी पार्वती को लेकर, जो सती थी उन्हें लेकर जा रहे हैं, और उनके बॉडी के टुकड़े जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना की गई। तो ये जो कालीघाट मंदिर है ये उन्हीं 51 शक्ति पीठों में से जो है एक है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। अगला ये सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क में है, यानी पुरी, पुरी जिले जो जगन्नाथपुरी है, यानी पुरी जिले में ये कोणार्क मंदिर है। और इसे जो है किसके द्वारा बनवाया गया है, इसे जो बनवाया गया है आपके पास गंग शासक द्वारा, गंग शासक द्वारा। क्या नाम था, नरसिंह देव। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी जो जिला है उसमें पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है, चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी के किनारे है। और किस के द्वारा बनवाया गया है, गंग शासकों द्वारा बनवाया गया है। कौन सा शासक, नरहरि, ये थोड़ा सा ये आपके पास है नरसिंह देव द्वारा, ठीक है नहीं। और ये सबसे नीचे गोलकुंडा किला, गोलकुंडा किला जो है ये कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पे है, तेलंगाना में। तेलंगाना में। और किसके द्वारा बनवाया गया है, ये कुली कुतुब उल मुल्क द्वारा। अब मैं मिटा देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा कर देते हैं। ये जो है किसके द्वारा बनवाया गया है, कुली कुतुब उल मुल्क द्वारा, ठीक है नहीं। तो देखो इस ऑप्शन मतलब इस क्वेश्चन में 4 चीजें थी। पहला, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, क्यों प्रसिद्ध है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रकारी है। दूसरा आपका कालीघाट मंदिर है, पश्चिम बंगाल में, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये 51 शक्ति पीठों में से एक है, हुगली नदी के किनारे। तीसरा आपका देखो, अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती हैं एक साथ में, तो इस वजह से मैं मुंह से बोल देता हूँ। आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो आप लिख भी सकते हो, और नहीं तो आपको पीडीएफ में सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएंगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर आपको कोई भी चीज पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं,
और नहीं पता तो यहाँ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और कॉपी पेंसिल है तो लिख भी सकते हैं। और अगर नहीं भी लिखा जाता है किसी वजह से जो है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ में सारी चीजें उपलब्ध हैं। मैं बोल रहा हूँ वो चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है नहीं। तीसरा है सूर्य मंदिर, ये पुरी जिले में है, उड़ीसा के और किसके द्वारा बनवाया गया है? गंग वंश के शासकों द्वारा। ये क्वेश्चन आता है अलग अलग टाइप से। और गंग वंश के शासन कौन से शासक द्वारा? नरसिंह देव द्वारा, नरसिंह देव द्वारा जो है ये बनाया गया है। और चौथा आपका ऑप्शन है गोलकुंडा का किला। तो गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद में है, वर्तमान में ये तेलंगाना में आता है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? कुली कुतुब उल मुल्क द्वारा, ठीक है नहीं। और ये जो गोलकुंडा है ये हीरे के उत्पादन के लिए ये काफी फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दिया करें, ठीक है। उससे आपकी एक्टिविटी जो है बनी रहेगी। और मैं जो थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी बताना होता है तो ये कि कमेंट तो नहीं पढ़ पाएंगे सबके, लेकिन ये है कि और फिर भी जो है आप कमेंट करोगे तो बात को आपको उसमें जो है कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के निम्न से किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो देखो भैया, ये अगर आप एक्टिव रहे होगे थोड़े बहुत, ठीक है नहीं, हाल ही में भारत के किन किन राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो अगर आप एक्टिव रहे होगे तो आपको जरूर पता होगा और रिजल्टों का भी पता होगा चुनावों के, ठीक है नहीं। तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में हुए हैं, हाँ यहाँ भी हुए हैं। दूसरा है तमिलनाडु, यहाँ भी हुए हैं। फिर असम, और फिर आपके पास उपरोक्त सभी। तो यानी कि तीनों राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में अब क्वेश्चन का प्रारूप ये भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी को जो है जीत हासिल हुई है या कौन जो है मुख्यमंत्री बना है। तो आपको याद भी रखना है, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। और यहाँ आपके पास तमिलनाडु में डीएमके ये पार्टी है, करुणानिधि वाली पार्टी है, ठीक है ना, स्टालिन ये यहां से जीते हैं। और असम में बीजेपी जीती है, ठीक है नहीं। और एक क्वेश्चन पहले तो आपको ये याद रखना किन किन राज्यों में हुए हैं। तो अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में हुए हैं, एक पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, और तीसरा जो है असम, और चौथा आपका जो है पुडुचेरी, और एक 5वां आपका केरल, ठीक है नहीं। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है जिसे कौन लीड कर रही है? ममता बनर्जी। और तमिलनाडु में जो है डीएमके की एक पार्टी है आपके पास, उसकी सरकार बनी है, स्टालिन इसे जो है लीड कर रहे हैं। और असम में बीजेपी की सरकार बनी है। अब उनका मुख्यमंत्री कौन होगा वो देखा जाएगा। और आपके पास केरल में जो है लेफ्ट गठबंधन है, उसकी सरकार बनी है। और पुदुचेरी में जो है बीजेपी की लीड वाला जो गठबंधन है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसकी सरकार बनी है, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना है। और एक और बात आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म की में आ जाता है कि सीट दे देगा, वो राज्य है और राज्य के आगे सीट लिख देगा, कितनी सीटों के लिए हुआ। जैसे यहाँ 292 सीटों के लिए हुआ, यहाँ आपके पास तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए हुआ, असम में आपके पास 126 सीटों के लिए हुआ, और केरल में 140 सीटों के लिए, और पुदुचेरी में यहाँ आपके पास 30 सीटों के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दे देता है कि स्टेट के सामने सीट दे देगा और मैचिंग करा लेगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। तो अभी हमने इसमें क्वेश्चन में देखा कि किन किन राज्यों में चुनाव हुए, तो 5 राज्यों में हुए, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, केरल में, पुदुचेरी में। और मैंने ये भी बता दिया कौन कौन कहाँ जीता है, किस किस की सरकार बन रही है, और बाकी सारी चीजें जो है एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभूति अधिग्रहण योजना किसके द्वारा लाई गई है, लॉन्च की गई है?
तो देखो बाजार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभूति, प्रतिभूति क्या होता है, एक ऋण पत्र होता है, ये जैसे बॉन्ड होता है ऐसी जो है प्रतिभूति ये होता है, एक ऋण पत्र होता है। योजना जी सेप, जी सेप की जो फुल फॉर्म है वो है गवर्नमेंट एसेट सिक्योरिटी और ए से एक्विजिशन, AQUI ऐसा ही ठीक है, एक्विजिशन, और पी से आपके पास प्रोग्राम। तो ये आपके पास जी सेप का मतलब ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, ठीक है। इसका वो ये प्रतिभूति अधिग्रहण योजना किसके द्वारा लाई गई है, बाजार को बढ़ावा देने के लिए, यानी मार्केट को जो है वो प्रमोट करने के लिए किसके द्वारा लाई गई है, नंबर फर्स्ट सेबी, और नंबर सेकंड सेबी जो है वो आपका जो ये जो शेयर मार्केट होता है इसे कंट्रोल करता है। सिडबी जो है अभी हमने पीछे पढ़ा था, सिडबी पीछे आया था कि लघु उद्योग जो है इन्हें जो है धन मुहैया कराता है, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं। आरबीआई और एसबीआई, एसबीआई आपका बैंक है ही और आरबीआई आपका जो है केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। तो ये किसके द्वारा लाई गई योजना, ये योजना लाई गई है प्रतिभूति अधिग्रहण योजना आरबीआई के द्वारा, ठीक है नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि बाजार में जो प्रतिभूति या जो ऋण पत्र जो है छोटी अवधि के ऋण पत्र हैं उन्हें खरीदा जाएगा और बड़ी अवधि के ऋण पत्र को जो है वो बेचा जाएगा इस योजना के तहत, ताकि मार्केट जो है वो प्रमोट हो सके, ठीक है नहीं। तो इतना आपको याद रखना है कि प्रतिभूति अधिग्रहण योजना किसके द्वारा लाई गई है, आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन आपका आता है तो कमेंट कर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि जो व्यूअर्स जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है और उन्हें समझ में आ रहा है आपके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू मेहनत से करते रहें, ठीक है नहीं। अब केवल देखो ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक बार वीडियो को देखेंगे और फिर जैसे पीडीएफ की फॉर्म में, अब ये पीडीएफ मेरे द्वारा ही बनाई गई है तो मैंने काफी रिसर्च किया है, तो ये जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखोगे तो वैसे आप कहीं मैगजीन पढ़ लोगे तो आप कवर तो कर लोगे जल्दी से उसमें से, लेकिन जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, क्योंकि मैंने देखा है कि मैगजीनों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए नहीं होती, ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसमें अपना टाइम खराब करते रहते हैं। तो इससे बेस्ट ये है कि हमें कम से कम मेहनत में अच्छे से अच्छा हमें मिल जाए तो बहुत है। अब ये आपके लिए मेहनत मैंने की है, मैंने जो है मैक्सिमम मतलब बिल्कुल ओरिएंटेड सोर्स से ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ मेरे अपने भी रिसर्च हैं इनमें, ठीक है नहीं। तो बस ये पीडीएफ की फॉर्म में आपको दिए जा रहे हैं इसी वजह से क्योंकि ये मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो ये हम आपको बिल्कुल श्योरिटी है ये ओनली एग्जाम फोकस के मन से आपके लिए कि इसमें से कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, ठीक है नहीं, अगर आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लेते हो। तो जो नए व्यूअर्स हैं आओ 2-4 क्वेश्चन को देखो, 1-2 क्लास लो, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेहतर हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए तो सीधी सी बात है आप डेली क्लास लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे आपको और आपके कुछ जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को भी फायदा हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है। तो देखो मैंने एक बात बताऊं तो आपसे, क्वेश्चन को रटना नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि क्वेश्चन को रट लो, चबा जाओ, फाड़ डालो, मार डालो, अरे भाई ये सब नहीं करना है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में जो टर्मोलॉजी है, जो वर्ड है, वर्डों का खेल है, अगर वर्ड से आप खेल गए तो आप क्वेश्चन को कर लोगे, और अगर वर्ड ही आपको नहीं आता तो आप चबा लो, खा लो, रट लो, कुछ भी कर लो, घोल के पी जाओ, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। 2 दिन याद रहेगा, 4 दिन याद रहेगा, लेकिन 5वें दिन आप भूल ही जाओगे उसे। लेकिन आप अगर शब्दों से खेले हुए हो, शब्दों के मीनिंग्स आपको पता है, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए शब्द वहां महत्वपूर्ण हो जाते हैं और शब्दों से ही जो है आंसर निकालने में भी जो है आसानी हो जाती है। तो देखो एनडीआरएफ, तो पहले तो इस क्वेश्चन में वर्ड आता है एनडीआरएफ, तो आपको पता होना चाहिए कि एनडीआरएफ क्या है। दूसरा है किस शहर में, शहर पता होना चाहिए। तो देखो एनडीआरएफ की जो फुल फॉर्म होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है
नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, सॉरी फोर्सेस ये, ठीक है। नेशनल नेशनल रिलीफ डिजास्टर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, यानी कि राष्ट्रीय डिजास्टर यानी आपदा, रिलीफ का मतलब होता है मोचन मोचन, ठीक है नहीं, और फोर्स का मतलब एक सेना है या एक जो है संगठन है, ठीक है नहीं। इसका काम क्या होता है, जैसे कोई भी नेशनल डिजास्टर आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, और भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो ह्यूमन मेड हो या नेचुरल हो, ठीक है नहीं, मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो ये जो टीम है, ये जो फोर्स है, ये वहां पे जाके जो है राहत कार्य को करती है, ठीक है नहीं, और कोशिश करती है कि कम से कम जो है जान माल की हानि हो। तो इसे कहा जाता है एनडीआरएफ। तो इसकी जो पहली महिला विंग बनाई गई है, वही पहली जो महिला बटालियन बनाई गई है, उसे किस शहर में तैनात किया गया है, तो उसे जो है आपके पास तैनात किया गया है गढ़ मुक्तेश्वर में, ये हापुड़ में पड़ता है। और ब्रज घाट का आपने अगर नाम सुना होगा, तो ये गढ़ मुक्तेश्वर जो है, ब्रज घाट जो पड़ता है, थोड़ा सा मतलब गंगा के किनारे एक तीर्थ स्थान ही समझो आप उसे, अच्छा मतलब काफी। तो गढ़ मुक्तेश्वर में जो है ये टीम, महिला जो टीम है एनडीआरएफ की, ये पहली महिला टीम, इसे जो है तैनात किया गया है, ठीक है। अब एनडीआरएफ की जो इसमें बस और क्या समझने वाली बात है कि एनडीआरएफ जो है, इसका जो स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005, उसके तहत की गई है, ठीक है नहीं, बस इतना याद रखना है इसमें। और बाकी एक्सप्लेनेशन जो है, और आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सेम ऐसी इसके नीचे आंसर मिला होगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, वहां आप पीडीएफ में जो है पढ़ सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ नहीं लिखवा सकता, क्योंकि स्पेस भी थोड़ा कम है और टाइम भी कम है हमारे पास, क्योंकि हमें 1200 क्वेश्चन को डिस्कस करना है, तो थोड़ी स्पीड बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर और वहां से जो है पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और अगर वीडियो की भी बात आती है डेली क्लासेस की, तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको मिल जाता है, और उस लिंक पे आप जो है क्लिक करते ही जो है यूट्यूब पे आप जो है डेली क्लास ले सकते हैं, ठीक है नहीं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आधा लिखा गया आधा नहीं, तो आपको वहाँ पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें हैं। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, अच्छे से सुनना है क्वेश्चन को, जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ उसे कॉपी पेन लेके बैठो, लिख लो जितना लिखना है, और बाकी सारी चीजें वहां उपलब्ध हैं, ठीक है नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देख रेख संस्थाओं के 18 वर्ष के ऊपर बालक बालिकाओं को रोजगार देने के लिए लॉन्च पैड स्कीम की शुरुआत की। तो देखो यहाँ वर्ड अगर हम बात करें तो राज्य का नाम हमें याद रखना है, और ये जो लॉन्च पैड स्कीम है इसके बारे में हमें याद रखना है। तो देखो किस राज्य ने लॉन्च पैड स्कीम शुरुआत की है, ये राज्य है आपका, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इनमें से आपके पास ये जो है मध्य प्रदेश ने जो है अभी लॉन्च पैड स्कीम की शुरुआत की है 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, जो देख रेख संस्थाओं में। आपने देखा होगा बहुत लोग जो अनाथालय में रहते हैं, जहाँ पे जिनका कोई नहीं होता है, तो उन्हें अनाथालय में भेजा जाता है या रहते हैं लोग, और जब वो 18 वर्ष के ऊपर के हो जाएंगे, तो बताओ जब 18 वर्ष का बच्चा हो जाएगा, मतलब वो कुछ करने लायक स्थिति में होगा, उसके पास जमीन नहीं होगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों के रोजगार के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है लॉन्च पैड स्कीम की शुरुआत करी है। इसमें क्या होगा, ये इस स्कीम के अंतर्गत जो है 8 से 10 बच्चों के समूह को समूह को क्या दिया जाएगा, जमीन प्रोवाइड कराई जाएगी, जमीन दी जाए। कहां कि जो मतलब
सार्वजनिक जगह हैं, जो पब्लिक सेक्टर की जगह हैं, जैसे मान लो आपके पास रेलवे स्टेशन है या आपके पास कोई और गवर्नमेंट का कलेक्ट्रेट है, इनके आसपास जो है इन बच्चों को जो है जमीन प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो वहाँ पे टी स्टॉल खोल सकें या कंप्यूटर की कोई शॉप खोल सकें, टाइपिंग का सिस्टम, या फिर जो आपके पास कोई और भी अपना मतलब स्वरोजगार जो भी चलाना चाहे वो चला सकें। ठीक है नहीं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है लॉन्च पैड स्कीम को जो है शुरुआत करी है, और इसमें क्या होगा 8 से 10 बच्चों के समूह को जो है फ्री में जो है पब्लिक सेक्टर जो प्लेसेस हैं, जो मतलब प्रसिद्ध प्लेसेस हैं शहर के अंदर, रेलवे स्टेशन हुआ, कलेक्ट्रेट हुआ, इनके आसपास जो है जमीन मुहैया कराई जाएगी ताकि ये जो अपनी कोई भी शॉप खोल सकें, टी स्टॉल है, कंप्यूटर की शॉप है, किसी प्रकार की स्वरोजगार की शॉप खोल सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नगर निगम ने भारत के किस नगर निगम ने देश का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड जारी किया है या लाने की घोषणा की है? ठीक है नहीं। तो ये भारत का कौन सा ऐसा नगर निगम है जिसने सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो पहले तो देखो नगर निगम का नाम याद रखना ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन में, और इसमें आपको सामाजिक प्रभाव बॉन्ड याद रखना है ये है क्या वास्तव में। तो देखो सामाजिक प्रभाव बॉन्ड जो है वो होते हैं जो समाज की वेलफेयर के लिए लाए जाते हैं। देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक ऋण पत्र होता है। ठीक है नहीं, बॉन्ड जो है एक ऋण पत्र होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को जो है इतने रुपए देने का वादा करता हूं, और उसमें ब्याज की रेट भी लिखी होती है कि इतने रुपए जो है ब्याज दिया जाएगा, मतलब उसमें जुड़ी हुई होती है। जैसे सपोज करो मैंने आपसे 100 रुपए लिए, किसी ने बॉन्ड जारी किया तो उसने 100 रुपए का बॉन्ड जारी किया, तो मैं उससे क्या काम करूंगा, वो बॉन्ड जो है अगर मैंने खरीदा तो मैंने 80 रुपए में खरीदा, लेकिन जो बॉन्ड की ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए, तो वो कीमत उसे मुझे देनी पड़ेगी एक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है नहीं, तो ये एक ऋण पत्री होते हैं। तो सामाजिक प्रभाव बॉन्ड क्या होता है, समाज की वेलफेयर के लिए धन जब एकत्रित किया जाता है तो जनता से जो है बॉन्ड जारी करके धन लिया जाता है, जनता बॉन्ड लेती है और पैसा मिलता है उस संस्था को, और समय जो टाइम उसमें दिया होता है उस टाइम के बाद जो है वापसी मतलब संस्था जनता को पैसा लौटा देती है। ठीक है नहीं। तो किस नगर निगम ने ये लाने की घोषणा की है? तो ये पहला है मुंबई नगर निगम, और दूसरा है आपका पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम, और तीसरा लखनऊ, और चौथा फोर्थ में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपके पास पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम। ये कहाँ है? पुणे में है, ये पुणे में। अभी जो है पुणे में इस नगर निगम में जो है ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम कार्यक्रम जो है उसके साथ जो है के साथ समझौता किया है, समझौता किया है इस बॉन्ड को लाने के लिए। ठीक है नहीं, और ये भारत का पहला नगर निगम है जो सामाजिक प्रभाव बॉन्ड को ला रहा है। इससे जो भी धन मिलेगा इस बॉन्ड से इसे वो क्या काम करेगा उसका, जैसे इस समय महामारी चल रही है तो महामारी के टाइम पे जो है अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, या कोई भी आपदा आती है उस समय जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए इस धन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत का ऐसा पहला कौन सा जो है नगर निगम है जो सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की जिसने घोषणा की है, वो है पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम। कहां पे है? पुणे में। ठीक है नहीं, किसके साथ समझौता किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ, UNDP के साथ। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सी विंग ग्लाइडर। देखो सी विंग ग्लाइडर क्या है? तो नाम से पता लगा सी विंग से मतलब पंख टाइप। ठीक है नहीं, उड़ने वाला। ठीक है नहीं, एक प्रकार से ये क्या है? एक मिसाइल है, तो मिसाइल तो हो नहीं सकती सी में। ठीक है नहीं, मतलब उड़ने वाली। टैंक का नाम है, अंडर वाटर ड्रोन है, और अंडर वाटर टारपीडो है। टारपीडो क्या मतलब? एक हथियार होता है। ठीक है नहीं, हथियार भी कहा जाता है। तो मिसाइल, तो ये मिसाइल भी नहीं है, टैंक का नाम भी नहीं है, टारपीडो भी नहीं है, ये आपके पास है
सी विंग ग्लाइडर, ये अंडर वाटर ड्रोन है, किसका है? चाइना का, चीन का। और ये कहाँ तैनात है? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर में तैनात है। देखो चाइना ने क्या काम कर रखा है, ये अंडर वाटर ड्रोन है। जैसे ड्रोन आपने ऊपर देखे होंगे उड़ते हुए, ठीक है ना, इसी टाइप से। जैसे आपने देखा होगा फोटोग्राफर भी एक ड्रोन रखता है, वो ड्रोन ऊपर जाता है और ऊपर से जो है घूमता है सब जगह कैमरा लेके, उसके बाद जो है वो वहां से फोटो खींचता है। इसी टाइप से जो है चाइना ने अंडर सी, यानी सी के अंदर ड्रोन उड़ने वाला, वो जो है आपके पास ये सी विंग, जो सी विंग ग्लाइडर है वो चाइना का अंडर वाटर सी ड्रोन है। और ये क्या काम करेगा? ये हिंद महासागर में तैनात किया गया है और हिंद महासागर में ये जो भी आंकड़े हैं, जो भी जानकारी है वो जुटाएगा। और चाइना उस जानकारी का यूज जो है अपने सामरिक हित के लिए कर सकता है, यानी अपनी सेना के लिए भी कर सकता है, अपने जो है रिसर्च के लिए भी कर सकता है, समुद्र की में जो भी रिसर्च है, यानी किसी प्रकार से उन आंकड़ों का यूज कर सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है सी विंग ग्लाइडर क्या है, तो ये चाइना का जो है अंडर वाटर ड्रोन है। ठीक है नी, आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, क्वेश्चन में मतलब थोड़ी स्लाइड है, प्रॉब्लम है, हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि देखो टेक्निकल चीजें हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से पढ़कर सुनाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश फाइव आईज अलायंस, फाइव आई अलायंस यानी फाइव ये अलायंस, फाइव आईज अलायंस का सदस्य नहीं है। तो देखो क्वेश्चन है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए फाइव आई अलायंस क्या है। एक मिनट जरा पानी पी ले। देखो क्वेश्चन में आपके पास है फाइव आई अलायंस, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो फाइव आई अलायंस क्या है, ये पांच देशों का एक संगठन है, खुफिया संगठन, जो विभिन्न देशों में जो है खुफिया जानकारी को जुटाता है। ठीक है, बस आप इतना याद रखो, फाइव आई अलायंस का एक खुफिया संगठन है जो भिन्न भिन्न देशों में जो है खुफिया जानकारी को जुटाता है। 5 देशों का संगठन है। अब इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, बिल्कुल ठीक, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, और कनाडा भी है। कौन नहीं है? न्यूजीलैंड नहीं, सॉरी, फ्रांस नहीं है, और न्यूजीलैंड है आपके पास। ठीक है नहीं, तो फाइव आईज जो देश हैं उसके 5 देश हैं जो इस खुफिया संगठन है, ये इसमें जो है जो सदस्य जो हैं वो 5 देश हैं। एक तो अमेरिका, 5 कौन कौन से? अमेरिका, एक आपका कनाडा, एक आपका ब्रिटेन, और एक आपका है ऑस्ट्रेलिया, और एक आपका न्यूजीलैंड। ये 5 देश जो है फाइव आई से संबंधित हैं। इन 5 देशों की जो है खुफिया संगठन है ये, जो भिन्न देशों में जो है खुफिया जानकारी को जुटाता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, देशों के नाम याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना? तो देखो पहले एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी थे, रिलायंस जियो जिनकी कंपनी है। लेकिन अब जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है, जो मतलब धन के हिसाब से किस पे कितनी वर्थ है, कितना धन है, उसके हिसाब से जो है इंडेक्स में रैंक जारी करता है कि कौन व्यक्ति कितना धनी है। ठीक है नी, तो उसने भी जो अपनी इंडेक्स जारी किया उसमें एशिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति जो मुकेश अंबानी थे पहले, उन्हें हटा के कौन व्यक्ति बना? ठीक है नी, पहला है गौतम अडानी, दूसरा जैकमा ये भी चाइना के हैं, इनकी अलीबाबा कंपनी है, और जोंग सांग और अजीम प्रेमजी इनकी विप्रो कंपनी है। तो देखो आपके पास इसका आंसर है आपके पास जोंग सांग, ये जो है चाइना के हैं, ये चीन के हैं, चीन के उद्योगपति,
चीन के जो है ये उद्योगपति हैं। ठीक है नहीं, तो ये चाइना के उद्योगपति हैं। और आपके पास बस आपको याद रखना है कि ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स जो है वो, उसमें जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जोंग सांग। और किसे हटा के बनाया, ये मुकेश अंबानी को। ठीक है, कहाँ के हैं, चीन के उद्योगपति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फेसी, खाद्य नियामक, देखो खाद्य नियामक है यानी खाद्य जो खाने की चीजें होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा यानी कि हम लोगों की खाद्य सुरक्षा भी मतलब रक्षा करता है खाद्य की। मानक यानी कि परमिशन देता है। ठीक है नहीं, प्राधिकरण यानी फेसी। ठीक है नहीं, ने 1 जनवरी 2021 से खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी सीमित कर दी है, यानी पहले कुछ और थी अब उसने सीमित कर दी। जब सीमित करिए, नाम से ही पता चला सीमित है, तो ऑब्वियसली कम की गई होगी। ठीक है नहीं, इसकी फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने जो है खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी की, सीमित कर दी, यानी पहले ज्यादा थी कम कर दी। तो इसने जो है खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट, तो एक वर्ड आया ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है, ये असंतृप्त वसा होती है। असंतृप्त वसा, ठीक है ना, जैसे फैट मतलब मतलब फैट का मतलब जैसे चर्बी टाइप होती है। ठीक है ना, जिसे हम चर्बी बोल देते हैं, तो ये होती है ट्रांस फैट। तो इसकी मात्रा जो है खाने वाले पदार्थों में सीमित कर दी है फेसी ने। तो कितनी कर दी है, तो इसकी मात्रा कर दी आपके पास अधिकतम 3%। पहले कितनी थी, पहले अधिकतम 5% थी, उसे घटा के जो है अधिकतम 3% किया गया है। ठीक है नहीं, तो इसमें क्वेश्चन में याद क्या रखना है, एक तो ये याद रखना है कि ट्रांस फैट की मात्रा कितनी कम की सीमित करेगी, 3%। और फेसी के बारे में थोड़ा सा अगर जान लेते हैं, तो जो फेसी है इसकी स्थापना हुई 2006 में। ठीक है नहीं, किसके थ्रू हुई, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार ये जो है स्थापित की गई है। ये क्या काम करती है, हमारे लिए जो है पौष्टिक भोजन को उपलब्ध कराना इसका काम है। ये क्या, ये खाने पीने की जो शॉप होती है वहां जाकर जो है जांच करती है और देखती है कि ये जो है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है या नहीं। आपने देखा होगा कभी कभी दूध की दुकान पे या मीठी की दुकान पे मिठाइयाँ जो जहाँ बनाई जाती हैं वहाँ पे छापा मारते हैं और देखते हैं कि जो उसमें मटेरियल मिलाया जा रहा है मिठाई में वो कितना शुद्ध है और कितनी जो है मिलावट उसमें मिली हुई है। ठीक है नहीं, तो ये हमारे लिए पौष्टिक जो है भोजन उपलब्ध कराने का जो जिम्मा है वो फेसी पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2006 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की महारानी, तो ब्रिटेन में महाराजा हैं आज भी, मतलब नाम मात्र की, जैसे हमारे राष्ट्रपति ऐसे वहां पर राजा हैं, ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड, देखो पहले ये जब अंग्रेज थे हमारे देश में तब भी ये नाइटहुड की एक सम्मान, जैसे हमारा भारत रत्न है ऐसी एक सम्मान है अंग्रेजों की ओर से दिया जाता है नाइटहुड, सर, नाम के आगे सर लग जाता है। ठीक है नहीं, तो नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया है, बेन स्टोक को, जो रूट को, ये खिलाड़ी है इयोन मोर्गन को या लुइस हैमिल्टन को। तो अभी जो है ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड, ये एक सम्मान है जैसे हमारा भारत रत्न होता है, बस नाइटहुड में क्या होता है, जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसके नाम के आगे सर की उपाधि लग जाती है। ठीक है नहीं, तो ये सम्मान किसे दिया गया है, लुइस हैमिल्टन को। और लुइस हैमिल्टन क्या है, ये आपके पास फार्मूला 1 ड्राइवर है, यानी जो रेसिंग वाली कार होती हैं ये उसके ड्राइवर हैं। ठीक है नहीं, चैंपियन रह चुके हैं, विश्व चैंपियन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने, या अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं। तो जो बाइडेन अमेरिका के जो है वो 46वें राष्ट्रपति है। ठीक है नहीं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये डेमोक्रेट है। डेमोक्रेटिक जो है पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है नहीं, और पहले जो है जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी से, अमेरिका में 2 ही पार्टी हैं,
हमारे यहाँ तो बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में 2 ही पार्टी हैं जो सेंट्रल पार्टी है, यानी जो केंद्रीय पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी, और 2 ही हैं, 2 ही पार्टी व्यवस्था है वहां पे, और एक डेमोक्रेट पार्टी। तो कभी जो है डेमोक्रेट पार्टी का राष्ट्रपति बनता है और कभी जो है रिपब्लिकन का बनता है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के थे और ओबामा और ये जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। कौन से राष्ट्रपति बने हैं ये? 46वें। और जो कमला हैरिस है उपराष्ट्रपति, जो कमला हैरिस है वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 49वीं उपराष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कमला हैरिस कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति हैं तो 49, ठीक है नहीं, मतलब 49वें। और अगर पूछा जाए जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने तो 46वें, ठीक है नहीं। आगे बढ़ेंगे। और जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के। किस पार्टी से संबंधित हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी। या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिका में हाल ही में हुए चुनाव में किस पार्टी को सत्ता मिली है? तो डेमोक्रेट पार्टी को सत्ता मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा, तो वर्ड है प्रतिनिधि सभा, का स्पीकर किसे चुना गया है? तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है और लोकसभा का स्पीकर कौन है बताओ? ओम प्रकाश बिड़ला, ठीक है नहीं, ओम बिड़ला जिसे कहा जाता है। अब इसी टाइप से अमेरिका में प्रतिनिधि सभा होती है और उसका स्पीकर चुना जाता है। तो उसका स्पीकर किसे चुना गया? कमला हैरिस को, माइक पोम्पियो को, नैन्सी पेलोसी को, या माइक पेंस को? तो देखो कमला हैरिस तो उपराष्ट्रपति हैं फिलहाल में वर्तमान में, माइक पोम्पियो ट्रम्प के टाइम पे विदेश मंत्री रहे, और माइक पेंस जो है ट्रम्प के टाइम पे ही उपराष्ट्रपति रहे। तो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का जो है स्पीकर किसे चुना गया है? नैन्सी पेलोसी को। ये डेमोक्रेट सांसद है, ठीक है नहीं, काफी दिग्गज डेमोक्रेट सांसद है, काफी अनुभवी डेमोक्रेट सांसद है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया तो नैन्सी पेलोसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन मुस्कान चर्चा में रहा, भारत सरकार के किस मंत्रालय में जो है ये तत्वाधान में ये चलाया गया? तो देखो वर्ड आया मिशन मुस्कान, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मिशन मुस्कान क्या है और किस मंत्रालय में शुरू किया गया है। तो मिशन मुस्कान जो है वो गृह मंत्रालय की एक जो है पहल है। ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें जो है पुलिस वाले जो है, जो बेचारे बच्चे अपने घर से बिछड़ चुके होते हैं या खो चुके होते हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढकर जो है, या ऐसे बच्चों को जो है अपने संरक्षण में लेकर जो है उनके परिवार वालों से मिलाने की जो है इसमें कोशिश की जाती है। तो अगर पूछा जाए मिशन मुस्कान क्या है, तो जो बच्चे बिछड़ चुके हैं अपने घर वालों से, उन्हें उनके घर वालों को मिलाने की कोशिश की जाती है, मिलाया जाता है पुलिस के द्वारा। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगर जिन लोगों को आंसर पता है तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, ठीक है, उससे आपकी एक्टिविटी बनी रहेगी। और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स जुड़े हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे ये है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके अच्छा समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और ये हमारी पूरी मेहनत कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश की जाए, और आपको कोशिश की जाए कि आप जो है बेहतर कर सके अपने एग्जाम में। यहाँ पर अगर आप टाइम दे रहे हो वीडियो को देखने में, तो ये टाइम, ये मेरी गारंटी है आपसे, ये टाइम आपका जाया नहीं जाएगा, ये टाइम आपको सफलता दिला के रहेगा, ठीक है। क्योंकि समय की बहुत कीमत है और सही समय पर किया गया प्रयास लक्ष्य प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण जो है पाठ हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो 31 दिसंबर 2020 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस बल्लेबाज को, मतलब शीर्ष स्थान किस बल्लेबाज को दिया गया है, या शीर्ष स्थान किस बल्लेबाज को प्रदान किया गया है? तो वो टेस्ट रैंकिंग में आईसीसी वनडे रैंकिंग, T20 रैंकिंग,
और ये तीनों निकालता है, वनडे और टेस्ट तो है ही मेन, ठीक है नहीं। तो वनडे यानी पूरे साल में जो है वनडे में किस खिलाड़ी का जो है प्रदर्शन अच्छा रहा, रैंक दी जाती है खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर। तो टेस्ट में जो है किस बल्लेबाज को नंबर 1 रैंक दी गई है, नंबर फर्स्ट है बाबर आजम, दूसरा विराट कोहली, तीसरा केन विलियमसन, चौथा स्टीव स्मिथ। तो देखो चारों ही जो है टॉप लेवल के बल्लेबाज हैं वर्ल्ड में। तो इसमें जो है आपके पास जिसे शीर्ष स्थान बल्लेबाज को दिया गया आईसीसी द्वारा वो है टेस्ट में केन विलियमसन, ठीक है नहीं, केन विलियमसन को जो है वो शीर्ष स्थान दिया गया है। और आपको ये याद रखना है वनडे में भी जो है, वनडे में आपके पास बाबर आजम को एक दिवसीय रैंकिंग में जो है पहला स्थान मिला है। और इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है, विराट कोहली को। पहले आईसीसी की जो वनडे की रैंकिंग थी उसमें पहले नंबर पर विराट कोहली थे, लेकिन बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे धकेल दिया है और अब नंबर 1 बल्लेबाज हो गए हैं। और टेस्ट में केन विलियमसन, ठीक है नहीं, दोनों को याद रखोगे, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कोपिली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा असम, चौथा मणिपुर। तो इसका आंसर आपके पास असम। कोपली जो नदी है वो असम में जो है, असम और मेघालय में जो है ये अंतरराज्यीय नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ये दक्षिण से ब्रह्मपुत्र नदी में, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है नहीं, तो यहाँ ये जो है दक्षिण से ब्रह्मपुत्र नदी में गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है कोपली नदी। कहाँ पे, असम और मेघालय में ये बहती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कोपली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, असम में। कोपली जो है, या ये पूछा जाए अगर ब्रह्मपुत्र की दक्षिण की ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कोपली, ठीक है नहीं, आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सुनील शर्मा, के सिवान, जी सतीश रेड्डी, सौरभ गांगुली। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आपके पास जी सतीश रेड्डी। देखो सुनील शर्मा जो है वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। के सिवान जो है ये आपके पास जो है इसरो के चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन। जी सतीश रेड्डी ये आपके पास डीआरडीओ के चेयरमैन है। और सौरभ गांगुली जो है वो बीसीसीआई के चेयरमैन है। तो बहुत ही मोस्ट हैं चारों लोग, ठीक है नहीं, चारों को आपको याद रखना है। डीआरडीओ कौन है, जी सतीश रेड्डी, के सिवान इसरो के चेयरमैन है, और आपके पास सुनील शर्मा जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, और सौरभ गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन। तो क्वेश्चन बहुत चारों लोग, वो लोग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्षता कौन करता है। देखो वो थी एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा रिलीफ फोर्स, ठीक है नहीं। अब ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी राष्ट्रीय आपदा जब आती है उस समय जो है प्रबंधन का जो कार्य करता है वो ये अथॉरिटी करती है। तो इस अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है, तो इस अथॉरिटी के चेयरमैन जो है वो है प्रधानमंत्री। मतलब देश में कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक हो या मैन मेड हो, उस समय जो राहत के जो कार्य किए जाते हैं उन पे जो निगरानी रखी जाती है इस अथॉरिटी के द्वारा रखी जाती है। और इस अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है, प्रधानमंत्री स्वयं इसके चेयरमैन। इस वजह से ये जो है अथॉरिटी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कोई भी संस्था जिसका चेयरमैन प्रधानमंत्री हो, ठीक है, या कोई स्टेट में मुख्यमंत्री हो, तो वो संस्था अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस चीज को हमें जरूर पढ़ना होता है, उस संस्था के बारे में हमें नॉलेज होनी होती है, ठीक है नहीं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण जो है उस ये जो देश में जो भी आपदा आती है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो उसमें सॉरी स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे जो भी आपदा आती है तो उसमें राहत कार्यों का जो कार्य चल रहे होते हैं उसमें प्रबंधन का काम जो करती है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, ठीक है नहीं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये करती है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री हो ना, ये प्रधानमंत्री के लिए पोस्ट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने किस देश के साथ अपनी जमीनी और हवाई सीमा खोलने की घोषणा की है? तो देखो सऊदी अरब ने जो है कि भाई जमीनी या हवाई सीमा बंद की तो कहीं ना कहीं डिफरेंस रहे होंगे। तो कुवैत के साथ, यूएई के साथ, बहरीन के, कतर के, तो कतर के साथ इसका आंसर हो जाता है कतर। क्यों? कतर की और सऊदी अरब की जो है अनबन हो गई थी, क्योंकि जो कतर है वो इराक के थोड़ा सा ज्यादा नजदीक है, इस वजह से जो है सऊदी अरब इराक के अगेंस्ट है। इन दोनों में जो अरब कंट्री है सऊदी अरब और इराक जो है ईरान सऊदी अरब ईरान में आपसी जो है थोड़ा सा टेंशनबाजी है, और कतर जो है वो ईरान के ज्यादा नजदीक दिखाई देता है, इसलिए जो है सऊदी अरब ने जो है उससे अपनी जमीनी और हवाई सीमा बंद कर दी थी, लेकिन अब पुनः जो है उसे खोलने का निर्णय लिया है, ठीक है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आपको क्वेश्चन आता है कमेंट करते रहें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, डेली के डेली जो है आप चैनल से जुड़े रहें। और ये हमारा दायित्व है, ये ओनली एग्जाम फोकस मंच का जो है ये दायित्व है कि इस कोरोना काल में भी जो है हम पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ खड़े हैं। आपकी तैयारी में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है हम एक रास्ता अवसर यानी एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सफल भी होगी। बस आपका डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ते रहो, और हम लोग भी आपके साथ जो है लगातार जुड़े हुए हैं ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू के प्रसार को राज्य आपदा घोषित किया है? तो देखो बर्ड फ्लू होता है एवियन इन्फ्लुएंजा से। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा से होता है, ठीक है नहीं। जाओ, और इसे हम जो है इसे एक संकेत भी दिया H5 और N1 भी बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन आ जाता है कि H5N1 किस चीज के लिए यूज होता है, तो ये बर्ड फ्लू के लिए यूज होता है, और इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। और किस राज्य ने जो है बर्ड फ्लू को अभी जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था? तो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था आपके पास केरल ने। केरल राज्य जो भारत में ऐसा था जिसने बर्ड फ्लू को जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। बर्ड फ्लू एक वायरस के कारण फैलता है, उस वायरस का जो नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा है। क्या उसे जो है संकेत दिया जाता है H5N1 संकेत दिया जाता है, मतलब लिखा जाता है इसमें। आगे क्वेश्चन है आपका, हाल ही में, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको, वैसे दिखाई तो दे रहा है लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नाम है आपको याद रखना सीधा, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ जो है भारत में जो है शतरंज के रेगुलेशन के लिए या शतरंज से संबंधित प्रतियोगिताओं को कराने के लिए नेशनल लेवल की एक अथॉरिटी है, और इसका अभी हाल ही में जो है अध्यक्ष चुना गया है संजय कपूर को। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, हिमा कोहली जो है वो आंध्र प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश, और पंकज मित्तल जो है वो जम्मू और कश्मीर के जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो अभी हाल ही में जो है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? संजय कपूर को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष जो है वो रेशमा मरियम राय को चुना गया है, और ये कहां से बिलोंग करती हैं? केरल से। केरल में एक जिला है पठानमथिट्टा, केरल में एक जिला है पठानमथिट्टा, इस जिले में जो है एक गांव है, उसकी ये पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है रेशमा मरियम राय। सबसे कम उम्र की, इनकी उम्र 21 वर्ष है, ठीक है नहीं। अगर पूछा जाए आपसे
कि भारत की सबसे युवा पंचायत कौन चुनी गई है? रेशमा मरियम राय। कहाँ से बिलोंग करती हैं? केरल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड फ्लू से संबंधित एवियन इन्फ्लुएंजा चर्चा में रहा, क्या है ये? जीवाणु जनित रोग है, एक वायरस है, एक वायरस का प्रकार है, इनमें से कोई नहीं, या बी और सी दोनों? तो आपके पास देखो वायरस जनित रोग है, वायरस का प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाता है ई। इसका आंसर क्या हो जाता है? ई। बी और सी दोनों। ठीक है नहीं, ये भी मैंने पीछे बताया था, बर्ड फ्लू को किस संकेत से बोला जाता है? H5 और N1। अभी पीछे काफी फैला था ये जब कोरोना के टाइम पे। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जुको घाटी किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो जुको घाटी जो है वो नागालैंड और मणिपुर के मध्य में स्थित है। इसके इनके दोनों स्टेट के मध्य है। एक चर्चा में क्यों रही? यहाँ आग लग गई थी, आग लगने के कारण चर्चा में रहे। और फेमस क्यों है? फेमस इस वजह, जुको जो है ना, जुको नाम, ये यहाँ एक जुको लिली है, मतलब पुष्प है। जुको लिली पुष्प के कारण जो है ये काफी सुंदर पुष्प होता है यहाँ, उसके नाम पर ही इसका नाम जुको घाटी पड़ा है। चर्चा में क्यों गई? यहाँ पर आग लगी थी। किन किन स्टेट के मध्य है? ये आपके पास नागालैंड और मणिपुर के मध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, कोविड-19 की रोकथाम के लिए, कोविड-19 की रोकथाम के लिए बनाई गई जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, बायोटेक के द्वारा, दोनों के द्वारा, कोई नहीं? तो ये आपके पास भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, जो एक दवाई कंपनी है भारत सरकार की। और उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सी बनाई है? कोविशील्ड। इसने जो है कौन सी बनाई है? कोविशील्ड। ठीक है नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये पुणे में है, और इसने कौन सी बनाई है? कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है, जो एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है ब्रिटेन की, उससे इसका पैक्ट है। ठीक है नहीं, समझौता हुआ है। और जो कोवैक्सीन है ये भारत की है, ये भारत बायोटेक ने बनाई है, जो सरकार की जो है दवाई कंपनी है। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई गई, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत में दुनिया के सबसे बड़े जो कोविड-19 टीकाकरण आरंभ हुआ था वो किस डेट को आरंभ हुआ था? यानी कि जब भारत में कोविड-19 के टीके लगने शुरू हुए, सबसे पहले जो है बड़ी एज वालों को लगे थे, तो वो किस डेट में शुरू किए गए थे? तो वो शुरू किए गए थे 16 जनवरी 2021 में। ठीक है नहीं, 16 जनवरी में जो है टीकाकरण भारत में शुरू हो चुका था कोविड-19 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो पुरस्कार है 51वां, देखो याद रखना, पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा है? ये 51वां है। कहाँ संपन्न हुआ? ये गोवा में संपन्न हुआ है। ठीक है, स्थान याद रखना है। अगर पूछा जाए कि गोवा, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया गया, कौन सा था? 51वां। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। और देखो जो भी और जानकारी है सब पीडीएफ में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ है। मैं मौखिक यहाँ चीजें बोल रहा हूँ और बाकी चीजें वहां से मिल जाएंगी आपको, और मैक्सिमम चीजें क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने रखी हैं। बस आप यही है कि आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो नए व्यूवर्स हैं वो अच्छा है, उनके लग रहा है कि हाँ कंटेंट बढ़िया है और उनके लिए यूजफुल हो सकता है, तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस या किन किन राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया? देखो पहले हमें पता होना चाहिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है। तो जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट हैं ये शहरी
ये आपके पास जो है शहरी विकास मंत्रालय से, ये शहरी विकास मंत्रालय, उसकी एक पहल है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट को बोला जा रहा है इन्हें, क्योंकि ये जो हाउस हैं, ये हाउस बनाए जाएंगे, इसमें घर बहुत कम कीमत पे, इसमें क्या होगा, कम कीमत पे घर बनाए जाएंगे, कीमत पर घर बनाए जाएंगे, कम कीमत पर घर बनाए जाएंगे। और वहां मतलब जहां पे ये घर बनाए जाएंगे वहां के इकोसिस्टम, यानी वहां की जो क्लाइमेट है, वहां की इकोलॉजी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। इसलिए इन्हें लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहा जा रहा होता है कि ये ऐसे घर होंगे जहां वहां के क्लाइमेट को देखकर, वहां इकोसिस्टम क्या है, उस सारी चीजों को देखकर बनाए जाएंगे कम से कम कीमत में। ठीक है, और इसमें कौन कौन से राज्य में चला गया है, तो ये 6 राज्यों में चला गया है। एक पहला है उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तीनों में है, तो प्रोफेसर इसका आंसर हो गया। एक आपके पास त्रिपुरा और एक झारखंड और एक गुजरात, इन 3 राज्यों में और है, 3 राज्य है, 6 राज्यों में जो है ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है चलाया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। किसका, ये ग्रामीण शहरी एवं विकास मंत्रालय का ये प्रोजेक्ट है, और काफी ये जो है अच्छा प्रोजेक्ट है। ये इसमें जो घर बनाए जाएंगे कम से कम कीमत पर गरीबों के लिए, और वहां के एनवायरनमेंट को देखकर बनाए जाएंगे। सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास, भारत का पहला 100% साक्षरता वाला, भारत का पहला 100% साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो भारत का पहला 100% साक्षरता वाला जिला देहरादून है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रबुद्ध, निम्न में से कौन प्रबुद्ध भारत पत्रिका किससे संबंधित है, तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका से संबंधित है स्वामी विवेकानंद, प्रबुद्ध भारत पत्रिका से संबंधित है। और इन्होंने ये पत्रिका कब शुरू की थी, ये 1896 में शुरू की थी। और स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में कब गए थे, शिकागो सम्मेलन में ये गए थे 1893 में। और स्वामी विवेकानंद ने जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन शुरू किया। ये देखो फैक्चुअली याद रखनी है, 1870 में रामकृष्ण मिशन को शुरू किया, 93 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो था वहां गए, और 96 में जो है ये प्रबुद्ध भारत पत्रिका इन्होंने जो है लॉन्च की। और उसके बाद जो है स्वामी जी की, जो स्वामी विवेकानंद थे, वो भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत ही जो है आइडियल पर्सन थे। ठीक है, और इनकी कुछ बुकें थी, जैसे ज्ञान योग है, राजयोग है, जो इनकी काफी फेमस पुस्तकें। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रबुद्ध भारत और इस पत्रिका से और कौन कौन रिलेटेड थे, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, भगिनी निवेदिका। ठीक है, ये और लोग भी जो है इस पत्रिका से संबंधित है, स्वामी विवेकानंद के अलावा भी। लेकिन इसकी जो शुरुआत थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 16 जनवरी 2021 को आरंभ हुआ हरित स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जन जागरूकता अभियान का क्या नाम है, यानी 16 जनवरी 2021 को ये हरित ऊर्जा के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चला गया, उसका क्या नाम है, तो उस अभियान का नाम है सक्षम अभियान। और ये किसने चलाया है, जो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये जो है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के जो है के लिए जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चला गया, सक्षम अभियान। ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन आपके पास, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण को मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ग्रेटर नोएडा में जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, देखो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण को मंजूरी दी है ग्रेटर नोएडा में।
अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब जगह होती है जहाँ पे मतलब ट्रेड से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट मतलब हर प्रकार से जो है यहाँ पे ट्रेड से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसा स्थान जहाँ ट्रेड से संबंधित लॉजिस्टिक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता है और ट्रांसपोर्ट के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे स्थान को बोला जाता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब। उत्तर प्रदेश ने किस शहर में या कहां पर इस चीज के लिए मंजूरी दी है, तो ग्रेटर नोएडा में, ये आपको याद रखना। ये उत्तर प्रदेश की करंट जीके में भी आ सकता है। फिर उसके बाद क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को बलुआ पत्थर और के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो देखो बलुआ पत्थर कहाँ मिलता है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड की साइड क्या है, मिर्जापुर और चुनार, ठीक है, सीधी सी बात है। तो उत्तर प्रदेश के जो है चुनार और मिर्जापुर जिले में जो है बलुआ पत्थर के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो चुनार और मिर्जापुर जिले में बलुआ पत्थर के लिए जीआई टैग दिया गया। ये जो क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश के करंट जीके के भी क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के जो मतलब स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं वहां के लिए भी काफी यूजफुल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP26 का आयोजन किस देश में हुआ। तो COP26 का आयोजन जो है वो इंग्लैंड में होगा, ठीक है नहीं। और COP26 क्या है, तो देखो जलवायु परिवर्तन पे एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है UNFCCC। ये एक संस्था है जलवायु परिवर्तन को जो है जो मतलब रेगुलेट करने का काम करती है या कम जलवायु परिवर्तन के लिए बेहतर करने के लिए कोशिश करती है कि जलवायु परिवर्तन कम से कम जलवायु परिवर्तन हो, ठीक है नहीं, ग्रीन हाउस गैस हो कम से कम मतलब उत्पादन किया जाए। तो ये जो COP26 है वो इसी फ्रेमवर्क की जो है COP26 इसी फ्रेमवर्क की जो है निर्णय लेने वाली बॉडी है, निर्णय लेने वाली बॉडी है, ठीक है नहीं। कंट्री ऑफ पार्टी समथिंग ऐसे बोला जाता है। और यूनाइटेड इसकी UNSSS की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में हुई थी। पृथ्वी सम्मेलन में कहाँ हुआ था ये हुआ था रियो जेनो डेरियो, ये जो ब्राजील का एक शहर है वहां हुआ था। तो आपके पास आपको याद रखना जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP26 का आयोजन किस देश में होगा, इंग्लैंड में। और COP26 क्या है, एक निर्णय लेने वाली संस्था है UNFCCC की। और UNFCCC क्या है, एक संगठन है इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी स्थापना 1992 में और पृथ्वी सम्मेलन में जो रियो जेनेरो में हुआ था, जो ब्राजील का एक शहर है वहां हुआ था, उसमें हुई थी इसकी स्थापना। और ये जो है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद 140वां क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। तो ये जो राज्य की प्रथम झांकी को स्थान दिया गया है वो है उत्तर प्रदेश। इसमें राम मंदिर की इन्होंने झांकी बनाई थी गणतंत्र दिवस पर और इनकी झांकी को पहला स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस में शामिल वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट, यानी वायुसेना की जो झांकी निकली थी उसमें पहली महिला जिसने हिस्सा लिया पायलट ने वो थी आपके पास भावना कंठ, जिसे भावना कांति बोल देते हैं कोई, ठीक है नहीं। तो भावना कांत नाम है, सीधा याद रखना। और हाँ, और जो राजपथ है, राजपथ जो है इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के जो बीच का रास्ता है, जो लोग दिल्ली आए हैं देखा है जिन लोगों ने, नहीं तो हम टीवी में रिंग में तो देखते रहते हैं, तो वो जो रास्ता है उसे राजपथ बोला जाता है। उस पर जो MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट है वो स्वाति राठौड़ है, स्वाति राठौड़, जो इन्होंने MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ाया था राजपथ पर, ठीक है ना। ये भी याद रखना आप। तो दोनों फैक्ट हैं ये याद रखने। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चलने वाली स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आगाज किस जिले में हुआ? तो देखो, स्ट्रॉबेरी जो फेस्टिवल है वो उत्तर प्रदेश में के जो है झांसी जिले में आयोजित किया गया है, क्योंकि जो झांसी है वो स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए फेमस है। काफी उत्पादन होता है यहाँ स्ट्रॉबेरी का। ठीक है, तो ये याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रॉबेरी का ज्यादा उत्पादन होता है। फिर आगे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो उसके उपलक्ष्य में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसी समय निर्वाचन आयोग ने एक जो है अपना ऑनलाइन जो है डिजिटल सेवा शुरू करी है, हेलो वोटर्स के नाम से। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि हेलो वोटर्स क्या है। ये निर्वाचन आयोग की एक ऑनलाइन डिजिटल जो है सेवा है, हेलो वोटर्स। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के जिस वेब रेडियो, ये एक वेब रेडियो को लॉन्च किया, वो क्या है? तो निर्वाचन आयोग के जिस वेब रेडियो, मैंने जो बताया था अभी, ऑनलाइन डिजिटल जो एक रेडियो सेवा है वो लॉन्च की थी, हेलो वोटर्स। तो आपके पास है हेलो वोटर्स। तो राष्ट्रपति ने अभी जो है निर्वाचन आयोग का जो एक ऑनलाइन वेब रेडियो है हेलो वोटर्स, उसे लॉन्च किया। ठीक है, याद रखना केवल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है चोरी चोरा, गोरखपुर में जो चोरी चोरा कांड हुआ था, उस घटना के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। और ये घटना जो है 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। इसमें हुआ क्या था? इसमें जो है असहयोग, उस समय आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय जो है भीड़ जा रही थी, उनकी पुलिस से झड़प हो गई। तो उस भीड़ में जो है पुलिस ने उन पर थोड़ा गोलियां छोड़ी, एक आध कुछ लोग मुझे लगता है मर गया है, उसमें 1-2 लोग मर गए थे। और उसके बाद जो है भीड़ ने जो है पूरे पुलिस थाने को आग लगा दी। पुलिस वाले थाने में थे और लगभग जो है 20 से 30 पुलिस वाले जो है वो जल के मर गए थे उसमें। ठीक है नहीं, तो उस घटना को चोरी चोरा कांड बोला जाता है। गोरखपुर में ये हुआ था 4 फरवरी 1922 में। और इस घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, चलो अब आज यहां तक ही हम रहने देते हैं। और ठीक है, आज हम यहाँ तक ही, जहां तक मैंने करा दिया आपको, यहाँ तक कर लेते हैं क्वेश्चनों को। और बाकी क्वेश्चन हम जो है जो डेली जो क्लास चल रही है उसमें डिस्कस करते रहेंगे। और आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है और आप लोगों की नॉलेज में इसने कुछ बढ़ोतरी की है और आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा है और डेडिकेशन से आप लोग पढ़े हैं, तो प्लीज ऐसे ही जो है सपोर्ट करते रहिए। और अपने लिए भी आप बेहतर करेंगे और चैनल के लिए बेहतर होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, अब कल मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। और मेरी कोशिश यही है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। और आप भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप ये याद रखना कि इतिहास जो है वो विपरीत परिस्थितियों में रचा जाता है। और इतिहास रचने के लिए आपको आसान चीजें नहीं मिलेंगी। वो ही लोग इतिहास रखते हैं जो विपरीत परिस्थिति में जो है अपने आप को जो है समय के अनुसार ढाल लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। भगवान राम नहीं कहलाते अगर अयोध्या में रहते तो। भगवान राम अगर अयोध्या में रहते और राजपाट संभाल रहे होते तो भगवान राम नहीं कहलाते। भगवान राम जब ही कहलाए जब वो वनों में 14 वर्ष तक भटके और उन्होंने जो है बड़े से बड़े राक्षसों को जो है युद्ध में हराया, इसलिए भगवान राम कहलाए। और आज हम सब लोग उन्हें मानते भी हैं, पूजते भी हैं। अगर वही भगवान राम केवल अयोध्या में रहते और अपने राजपाट कर रहे होते तो कोई पूछने वाला नहीं था। तो इसलिए आपसे हम बता रहे हैं कि चमत्कार को नमस्कार होता है। आज के ऐसी विपरीत परिस्थिति में आपका किया गया संघर्ष आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक रास्ता तय करेगा। ये आपको तय करना है। आपको क्या करना है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने जो है रिलेटिव्स के लिए। ये
तय आपको ही करना है। और मैं आपको बता दूं, जिंदगी है तो झमेले भी हैं, खुशी और गम के मेले भी हैं। इन दो लाइनों में आप समझने की कोशिश करो। जिंदगी है तो झमेले भी हैं, खुशी और गम के मेले भी हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो मुश्किल राह में चले अकेले भी हैं। ठीक है नहीं, तो सफलता उन्हीं को चलती है जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। और जो विपरीत, जिनके सामने विपरीत परिस्थिति आती नहीं और वो उसमें डेडिकेशन नहीं दिखा पाते, तो उनके लिए तो हर समय जो है एक सा रहता है। तो ये विपरीत परिस्थिति है इस समय, कोरोना की स्थिति। आप अपने आप को अच्छे से जो है एसर्ट कीजिए और अपने लक्ष्य के लिए बढ़िए। ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक्स, कल मिलते हैं फिर। ठीक है।